तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नया किस्सा, नई कहानी लेके मैं बलजीत परमार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आप सब देखते रहिए हमारी सबकी अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू। इसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइए और इसको आगे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हम और तरक्की करें और दूर तक और बहुत सारे लोगों तक पहुँचें। तो कल हम बात कर रहे थे वरदा राजन के, उसने कैसे आने वाले 20 सालों में अपनी इतनी बड़ी एक सल्तनत जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खड़ी की, वो कैसे की। ये मैंने जो कल किस्सा बताया वो एक इलाके का था जिसमें साइन कोलीवाड़ा, सरदार नगर, एंटॉप हिल और उसके साथ लगता संगम नगर, मक्कावाड़ी, प्रतीक्षा नगर। तो ये इलाके एक सेगमेंट का मैंने आपको ये किस्सा बताया। इसी किस्म की वर्धा के पास कोई 15-16 और सेगमेंट थी, जिसमें टोटल पॉपुलेशन अगर गिने तो तकरीबन उस ज़माने में कोई 25 लाख करीब लोगों के ऊपर जो वर्धा राजन की हुकूमत चलती थी ये पूरे उस इलाके में, जिसमें दादर, माटुंगा, किंग सर्कल, बडाला और वो एरिया एक तरफ, चूना भट्टी, घाटकोपर, चैम्बूर, ये इलाके दूसरी तरफ। तो इस तरह से वो आदमी जिसको हम मॉब बोलते हैं, एक अंडरवर्ल्ड की डिफरेंट इसकी वो कैटेगरीज़ हैं। एक का स्ट्रीट गैंग होते हैं, तो एक बड़े गैंग होते हैं, फिर उनकी एक गैंग की एक फेडरेशन होती है, फिर उसके ऊपर एक मॉब मेंटालिटी बनती है, उसके बाद माफिया। तो माफिया क्यों बोलते हैं हम? इसलिए जब आपके निजी रोज़ाना ज़िंदगी की, दिन प्रतिदिन की जो ज़िंदगी आपकी है, उस पे जब जो लीगल सिस्टम है उसके अलावा अगर इलीगल सिस्टम की सरदारी चलती है तो उसको माफिया बोला जाता है। आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे क्रिमिनल्स का ज़ोर चलता है, सरकार का या कानून का नहीं। तो वो क्यों चलता है, कैसे चलता है, वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैंने जैसे कल बोला था, आज अगर हमने वर्दाबाही का सिस्टम समझ लिया तो सब डॉन लोगों का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इनकी कारगुजारी सबकी एक ही होती है, उनका एरिया डिफरेंट होता है और नाम डिफरेंट होते हैं। खैर, तो ये इस किस्म के अपने पूरे एरिया में वर्दा राजन ने एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी अपने कारिंदों की खड़ी कर ली थी, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिसमें वर्दा गैंग के आदमी नहीं थे। पुलिस में इनका ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता था, मैंने बताया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिसके साधनों की चोरी करके आम लोगों तक पहुंचाते थे, उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तंग नहीं करे, इसलिए बजाय इसके कि हर आदमी जाके बीएमसी के ऑफिस में पानी का कनेक्शन मांगे, बिजली का कनेक्शन मांगे, और वो हर आदमी को बीएमसी को पैसे देने पड़े रिश्वत के, तो वर्धा ने ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया कि उस हर इलाके का एक आदमी ही लोगों की तरफ से, जिनको वर्धा ने सब सहूलतें मुहैया करवाई, उनकी तरफ से इकट्ठा पैसा बीएमसी वालों को लगातार पहुंचता रहे। बीएमसी वाले भी खुश, नीचे वाले आम लोग भी खुश, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो इसी तरह इनका जो लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये जितने लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स का लेना देना हर किस्म के बिज़नेस से होता था, बजाय इसके कि अकेला आदमी जाके उनसे डील करे, वर्धा के आदमी कलेक्टिवली उन लोगों के बिहाफ पे इन डिपार्टमेंट से डील करते थे। तो इसके साथ साथ लोगों को और सहूलतें देने के लिए एक प्राइवेट जस्टिस सिस्टम खड़ा किया गया, जो पहले भी था, करीम लाला के टाइम पे भी था। वर्धा ने उसको और बड़े लेवल पे चलाया और प्राइवेट कोर्ट्स अपनी बनाई। हर इलाके में वर्धा का जो लोकल दादा हुआ करता था, जैसे आपको मैंने बताया जो एंटॉप हिल, संगम नगर वगैरह का एरिया था, वहाँ पे ख्वाजा भाई, साइन कोलीवाड़ा जो पंजाबी डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ पे टिल्लू उस्ताद जिसका नाम दर्शन कुमार ढाल था, और वो हज़ारा कम्युनिटी को बिलोंग करता था। और साइन कोलीवाड़ा जो पंजाबियों का रिफ्यूजी एरिया था, उसमें हज़ारा कम्युनिटी बहुत बड़ी गिनती में रहती थी। तो उसको
हज़ारे वाला होने की वजह से उसको उसके जो 300-400 परिवार हज़ारा कम्युनिटी के रहते थे, उनका अपना गुरुद्वारा भी है हज़ारा कम्युनिटी का, तो उनका एक मंदिर भी है अपना। तो उन लोगों के साथ उसको एक बनी बनाई एक रिश्तेदारों की आर्मी उसके हाथ में रहती थी। और उसी तरह जो दूसरे पंजाबी थे, पोठोहारी हों या पेशावर के हों, पेशावरी जिनको हम बोलते हैं, वो इस किस्म के लोग भी उसके साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि सब आस पास पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में रहते थे। तो इस तरह से एक पूरी कम्युनिटी पूरे एरिया के ऊपर उस कम्युनिटी के आदमी को लेके वर्दा अपनी अंपायर खड़ी कर रहा था। जैसे राजे महाराजे अपने सूबेदार बना देते थे, अपना छोटे 20,000 30,000 लोग बना के उनको एरिया दे देते थे, उनसे लगान कलेक्ट करते थे, टैक्सेस जो वो लोगों से इकट्ठा करते थे वो सूबेदार इकट्ठा करके आगे बादशाह सल्तनत को दिया करता था, बादशाह सलामत को। तो इस तरह का सेटअप वर्दा ने खड़ा किया पूरे इलाके में, और वो लाखों रुपये, करोड़ों रुपये उस ज़माने में इकट्ठे होके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बड़ा सिस्टमेटिकली पहुंचा दिया जाते थे। तो मैं बात कर रहा था एक पैरेलल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम। अब इतनी बड़ी आबादी में झगड़े भी होंगे, किसी गरीब आदमी ने अपना घर में से कमरा किराए पे दे दिया और किराएदार ना किराया नहीं दे या खाली नहीं करे, तो आप कोर्ट में जाओगे तो सिविल के 25-30 साल लग जाएंगे आपको उस आदमी को घर से निकालने के लिए जो इल्लीगली आपके घर में रह रहा है। तो उसका जो इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम, जो मौके पे इंसाफ मिलता था, उसके लिए लोग वर्दा के लोगों के पास जाते थे। अब कोलीवाड़ा में कोई डिस्प्यूट इस किस्म का हो गया तो टिल्लू उस्ताद के दरबार में दोनों पार्टियां पहुंच जाती थी और टिल्लू उस्ताद उसका फ़ैसला किया करता था और इमीडिएटली वो फैसला माना जाता था। 2 घंटे में आपका घर खाली हो जाता था। इसी तरह कोई दुकान आपकी खाली नहीं कर रहा तो टिल्लू उस्ताद खाली करवा देता था। कोई गराज का मालिक अपने वर्करों को तनख्वाह नहीं दे रहा, वर्कर कंप्लेंट लेके पहुंच गए तो टिल्लू उस्ताद उनकी सैलरी दिलवा देता था। कोई आदमी बीमार हो गया, उसको साइन हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही, उसको बेड नहीं मिल रहा, जहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा, तो टिल्लू उस्ताद के बंदे साइन हॉस्पिटल जाते थे, उन लोगों को एडमिशन में मिल जाती थी, उनका इलाज भी हो जाता था। तो लोकल स्कूल में कहीं एडमिशन चाहिए और कॉलेज और स्कूल या कॉलेज के जो मैनेजिंग कमेटीज़ होती हैं वो डोनेशन मांगती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ख्वाजा भाईजान टिल्लू उस्ताद ने बोल दिया प्रिंसिपल को, जो हेड मास्टर को, तो उनके बच्चों को एडमिशन देनी पड़ती थी, नहीं तो तोड़ फोड़ कर देंगे जाके। तो ये एक पैरेलल एक इंस्टेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके पैरेलल एक सिस्टम ये लोगों ने, वर्दा भाई ने बहुत बड़े लेवल पे खड़ा किया। और अगर उसके बाद भी कोई आदमी नहीं मानता है तो फिर स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, उसके फिर घर पे अटैक कर देते थे। सोडा वाटर की बोतल, ट्यूब लाइट्स या एसिड बल्ब लेके, या पत्थरबाजी या तलवार छुरेबाजी, इस किस्म से उस ज़माने में काम होते थे और आदमी बहुत लोगों को मारना पीटना भी होता था। भजन जाट जिसकी मैंने बात की, वो अपना दारू का जुए का अड्डा चलाता था। उसने वर्दा भाई की बात नहीं मानी तो उसका दायां हाथ काट दिया। वो आज तक भजन जो है बेचारा बिना एक हाथ के सारी ज़िंदगी जी रहा है। इसी तरह हरनाम नामा जिसकी बात मैंने की, उसने वर्दा भाई को हफ्ता देना बंद किया तो उसका जो दारू का और जुए का अड्डा था वो तोड़ फोड़ करके उसको जान से मारने का अटैक किया, वो बेचारा इलाका छोड़ के भाग गया। तो इस तरह से एक सिस्टम अगर आप नहीं मानते तो आपको ज़बरदस्ती मनाया जाता था। तो ये इस किस्म से ये काम इनका चलता रहा और पूरी तरह से जो सिस्टम था वो इनका ग़ुलाम होके रह गया। और अगर कोई पुलिस वाला इनकी बात नहीं मानता था, उसको कैसे तंग किया जाता है उसकी मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दूंगा। एक नया इंस्पेक्टर बीट ऑफिसर जो टिल्लू उस्ताद के एरिया का बीट ऑफिसर बना, टिल्लू उस्ताद के अड्डे के साइन कोलीवाड़ा, मैं बता दूँ छोटा सा एरिया, उसमें एक चौक है छोटा सा जिसको कोलीवाड़ा नाका कहते हैं। उसके 2 तरफ तो काफ़ी होटल हैं, सब मटन मच्छी खाना, बियर बार, डांस बार सब होते थे। वाइन शॉप्स हैं, 2-3 मेडिकल स्टोर है और राशन की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। दूसरी तरफ एक कॉलोनी थी जिसमें
जो रास्ता रेलवे स्टेशन को जाता था, जिसका मैंने 2-3 एपिसोड पहले जिक्र किया था, जहाँ रंगा बिल्ला रहते थे, इंदिरा नगर। और चौथा एक इलाका था ओनर्स कॉलोनी, वो सैन कोलीवाड़ा के अमीर लोगों की कॉलोनी थी, जिसमें उस ज़माने के लखपति करोड़पति लोग रहते थे। तो जो इन बीच में जो एक रेलवे लाइन के साथ खाली जगह थी, वहाँ पे टिल्लू उस्ताद ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उसके सामने ओपन कंपाउंड था, जहाँ पे 150-200 कुर्सियाँ लग जाती थी, और टिल्लू उस्ताद का दरबार, कभी माता का दरबार, कभी पूजा, कभी भजन, इस किस्म के काम भी चलते थे। तो ये टिल्लू उस्ताद का वहाँ पे दरबार लगता था। उसके साथ जो होटल्स के बीच में जो एक चौराहा था, उसमें एक लकड़ी का खोखा बड़ा सारा बना के पुलिस वालों ने रखा हुआ, तो उसको बीट चौकी कहते थे। तो वो बीट ऑफिसर जो था वो उस चौकी में बैठता था, और 4-5 कांस्टेबल उसके साथ बैठते थे। तो उस ऑफिसर ने उसको ये तो मालूम था कि टिल्लू उस्ताद के धंधे बंद नहीं करवा सकता, लेकिन उसके पास एक टाइम डेडलाइन होती थी कि जो होटल है, बार हैं, ये रात के 11:30-12 बजे बंद होने चाहिए। तो 12 बजे बंद करवा देता था। और एक्चुअली वो टाइम होता था जब उनका असली बिजनेस शुरू होता था। 12-1 बजे लोग आना शुरू करते थे, और सुबह 3-4 बजे तक वहाँ खाना पीना, गाना बजाना चलता था। उसने जब बंद करना शुरू किया, तो टिल्लू उस्ताद ने उसको लालच देना शुरू किया कि अगर आपको हफ्ते का हम 10,000 देते हैं तो आप 15,000 ले लो, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को तंग मत करो, इनका बिज़नेस खराब मत करो। वो ऑफिसर नहीं माना। उसके बाद उसको डराने धमकाने की कोशिश की, तो भी नहीं माना। तो एक दिन रात को जब पुलिस वाले सब वहाँ पे 3-4 बजे, थोड़ा नींद भी आ जाती है, थक उठ के थोड़ा सो रहे थे, तो उस लकड़ी की पोस्ट के ऊपर पेट्रोल, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी गई। वो पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचा के निकल गए, लेकिन वो पुलिस की पोस्ट को आग लगा के जला दिया गया। और उसके बाद पुलिस वाले इतने डरे कि वो कई साल तो वहाँ पे पुलिस पोस्ट बनी नहीं। बहुत सालों के बाद जब वाईसी पवार आया, तो उसके टाइम पे कॉर्नर पे एक पक्की पोस्ट बनाई गई है। ये इस किस्म के टैक्टिक्स से पुलिस को डराने के लिए करते थे। क्योंकि वर्धा के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी चैंपियन ड्राइवर्स की, जो दारू की गाड़ियाँ चलाते थे। और बहुत से पुलिस वालों के पास मोटरसाइकिल हुआ करते थे, जो मोटरसाइकिल पे अपनी ड्यूटी पे आते थे पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में घूमना, शाम को फिर अपना मोटरसाइकिल लिया घर जाना। और जो आदमी पुलिस वाला इनके कहने में नहीं आता था, उसके चलती मोटरसाइकिल को वो गाड़ी इतने तरीके से मारते थे कि पुलिस वाले मरता भी नहीं था, लेकिन डर बहुत जाता था, उसका मोटरसाइकिल खराब गिर जाना, उसको चोट आनी। तो इस किस्म के डराने के काम वर्धा ने अपने ऐसे चैंपियन ड्राइवर्स के थ्रू बहुत किए। और पुलिस वाले रात को अपने घर जाने के लिए डरते थे मोटरसाइकिल पे, या तो बस में बैठ के चले जाते थे, जहाँ लिफ्ट लेके बाइक पुलिस स्टेशन में खड़ा कर जाते थे। तो इस किस्म के टैक्टिक्स पुलिस को डराने के लिए वर्धा ने की। इसको हम कहते हैं मॉब मेंटालिटी करके लोगों को डराना। और उसके बाद बड़े ऑफिसर जैसे IPS ऑफिसर हुए, ACP, DCP, वो लोग के पास बड़ी गाड़ियाँ होती थी, जीप होती थी, वेस्टर कार होती थी। अब उनको तो आप टक्कर मार नहीं सकते, इतने बड़े ऑफिसर हैं। तो उनके ऊपर प्राइवेट केस करवा दिए। अब YC पवार उस ज़माने का DCP, जिसको सरकार की पूरी मदद, पूरी सरकार उसके पीछे। YC पवार ने इनके धंधे जब तोड़ने शुरू किए, भट्टियाँ तोड़नी शुरू की, प्रोस्टिट्यूशन डैन इनकी स्मैश की, तो उसके ऊपर वर्धा ने प्राइवेट केस करवा दिए। एक आदमी से केस करवा दिया कि उसको इलीगल कस्टडी में रख के उसको बहुत मारा पीटा, साइन हॉस्पिटल से डॉक्टरों को बोल के नकली फर्जी रिपोर्ट बना दी, मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे YC पवार के ऊपर केस चला दिया। इस तरह 4-5 केस, सब फर्जी केस YC पवार पे कर दिए। और एक DCP रैंक का ऑफिसर, वो एरिया को जो कोर्ट लगती थी, वो कुरला कोर्ट लगती थी, उसका ऑफिस मटुंगा पुलिस स्टेशन में था। वहाँ से 3 किलोमीटर कुरला पुलिस स्टेशन पड़ता था। और जहाँ जब पेशी आती थी वर्धा YC पवार की, तो वर्धा के 35-40 लोग पूरे कोर्ट रूम को घेर के खड़े हो जाते थे। जब YC पवार IPS ऑफिसर कोर्ट में पेश होने जा रहा है, तो उसको डराना, धमकाना, गालियाँ देनी आहिस्ता आहिस्ता, और उसको वो बोलना कि देख लेंगे तुम्हें, हमारे बच्चों को मार देंगे।
अब देखो अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। तो उसको मेंटली, लीगली, फाइनेंशियली उसको परेशान करना, वो आदमी। और पुलिस वाले उसके साथ जाते नहीं थे। जो पुलिस वालों को बोलता था मुझे कोर्ट में जाना है, 4 आदमी मेरे साथ चलो, तो पुलिस वाले डरते थे, बहाना लगा देते थे अपने डीसीपी को। और जो साथ में जाते थे वो वर्दा के लोगों के सामने बोलते नहीं थे। तो इस तरह से बेचारा वो वाई.सी. पवार, जिसका काम था अपनी ड्यूटी करनी, जुरिस्डिक्शन में क्राइम रोकना, कानून व्यवस्था देखना, वो उसका आधे दिन उसके कोर्ट में निकल जाते थे पेशी में। और वो ऐसे जिस सिस्टम को मैनिपुलेट करते थे कोर्ट के एम्प्लॉइज़ के साथ मिलके कि जल्दी जल्दी डेट दो। नॉर्मली ऐसे केसेस में 3-4 महीने के बाद नेक्स्ट डेट मिलती थी, लेकिन ये मैनिपुलेट करके वर्दा और उसकी जो एक प्राइवेट आर्मी थी वकीलों की, वो मिलके हर 15 दिन के बाद डेट। अब 5 केस हैं और 3 दिन के बाद डेट आ जाती थी। और जज भी ऐसा करता था, उसका जो रीडर था वो लिस्टिंग ऐसे करता था केस की कि 11 बजे पहुंचना पड़ता था कोर्ट में, और वो हियरिंग केस ऐसे पेश करता था कि 3 बजे तक के बाद वाई.सी. पवार का नंबर आता था। तो एक IPS ऑफिसर बेचारा अपना ऑफिस छोड़ के 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक हफ्ते में 3 दिन कोर्ट में खड़ा रहता था। और बाहर खड़े लोग उसको घूरा करते थे, उसको जेस्चर करते थे अजीब अजीब। तो इस किस्म से इनका ये कारोबार चलता था। और उसके बाद अगर कोई ऑफिसर फिर भी नहीं माना, तो अपना जो पॉलिटिकल असर रसूख था, तो दिल्ली से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस ज़माने में। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, भूपनाथ साहब जनरल सेक्रेटरी थे, इंदिरा गांधी के खास थे, उसके बाद राजीव गांधी आया, उसके भी खास थे। तो उसको बोल के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को फ़ोन करके उस ऑफिसर की बदली करवा देनी। तो ये माफिया रूल जो है, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मुंबई में अगर किसी ने चलाया तो वर्दा राजन वोडलेयार ने चलाया। कल आपको बताएंगे कि फिर वर्दा राजन का जो जब एकदम अपनी चरम सीमा में पहुंचा, उसका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, वो कहानी आपको कल शुरू कराएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।